ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ वीडियो ऑफ द सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के इस हिंदी सीरीज़ की चौथी वीडियो के बारे में, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे फिजिकल लेयर की। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि OSI मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है, और OSI रेफरेंस मॉडल से हमने पता लगाया था कि इंटरनेट आखिरकार 7 फेसेस में किस तरीके से काम करता है, जिसमें से 4 फेसेस ऐसे थे जो हमारे काम के थे। अब उन चारों फेसेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे पहली लेयर से, स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर से, और जानेंगे फिजिकल लेयर के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस लेयर, किस रेफरेंस, किस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट थर्ड वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। उसका लिंक जो है यहाँ आई बटन में आ जाएगा। इसका वीडियो देखने के बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको क्लैरिटी से सब कुछ समझ में आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक्स गिवन है, तो चेक करना मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं लेयर नंबर 1, जिसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर जिस तरीके से हमें नाम समझ में आता है, एक इस तरीके की लेयर है, एक इस तरीके का सिस्टम है, एक इस तरीके की प्रॉपर लेयरिंग है, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि हर चीज़ जो फिजिकल होती है, हर चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल लेयर में आती है। अब फिजिकल लेयर के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसी लेयर है जहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं हमारे इंटरनेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, और हमारा जो डेटा फ्लो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि वो किस तरीके से कनेक्ट होगा, एक नेटवर्क किस तरीके से, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड होगा, सर्वर क्लाइंट से कैसे कनेक्ट होगा, सर्वर बाकी सारे कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्टेड होगा। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और यही कुछ बातें हैं जो हमारी आगे आने वाले सेशंस के अंदर और साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर ध्यान से आप इसको सुनते हो, ध्यान से आप इसको पढ़ते हो, कि अगले 10-12 मिनट अगर आप ध्यान से दे देते हो यहाँ पर, तो आपको आगे आने वाली किसी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाइयों। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल लेयर के बारे में। तो फिजिकल लेयर के बारे में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है, और वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नंबर 1 प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है डेटा रेट। अब इसके बारे में तो सब लोग जानते ही है, डेटा रेट। भाई डेटा रेट क्या होता है? डेटा रेट के बारे में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊँ तो आप सबको पता है, एक रेट का मतलब होता है स्पीड, कि कितने सेकंड में कितना परसेंटेज अमाउंट भेजा जा रहा है। चाहे मैं रेट ऑफ किसी और चीज़ की बात करूं, चाहे मैं रेट ऑफ इंक्रीजिंग या रेट ऑफ डिक्रीजिंग की बात करूं, हमने बहुत जगह रेट पढ़ा है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिन्होंने ली थी, वो लोग समझते हैं, PCM वाले स्टूडेंट्स, की रेट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर रेट का मतलब हर जगह है भाई। इकोनॉमिक्स में भी रेट यूज़ होता है, हर जगह रेट यूज़ होता है। तो रेट का मतलब होता है स्पीड, रेट का मतलब होता है पर सेकंड कितनी चीज़ें, कितना परसेंटेज, कितना डेटा शेयर किया जा रहा है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो इंटरनेट की स्पीड ही यहाँ पर आ जाती है, और मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा की स्पीड क्या होती है, बिकॉज हम सबको पता है, हम सबको ये चीज़ पता है, मालूम है कि डेटा की स्पीड हमारे फ़ोनों में दिखती है, और हमें पता होता है 4G पे इतनी स्पीड है, 5G पे इतनी स्पीड है, 50 Mbps का ब्रॉडबैंड है, 60 Mbps का ब्रॉडबैंड है। बस उसी को डेटा रेट कहते हैं, और ये कंट्रोल किया जाता है फिजिकल लेयर के थ्रू। कैसे कंट्रोल किया जाता है? केबल्स के थ्रू। जितनी ज़्यादा अच्छी केबल्स होंगी, उतना ही ज़्यादा वो डेटा ट्रैवल करा सकती हैं। जितनी अंदर ज़्यादा कॉइलिंग होगी केबल्स के अंदर, जितना ज़्यादा उसके अंदर हम लोग कॉइल करेंगे, और केबल के अंदर जितनी मोटाई से उस केबल को हम लोग डालेंगे और कनेक्ट करेंगे सामने वाले के साथ, उतना ही ज़्यादा डेटा जाएगा। अब केबल्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ा सा आगे चल के। अभी समझते हैं सेकेंड प्रोटोकॉल या फिर सेकेंड पैरामीटर जो फिजिकल लेयर से कवर होता है। दूसरी चीज़ जो है उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी या फिर टोपोलॉजी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। टोपोलॉजी का मतलब है किस तरीके से एक नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है। तो टोपोलॉजी का मतलब यहाँ पे आता है कि किस तरीके से मैं एक नेटवर्क कनेक्ट कर रहा हूँ, और बहुत सारे तरीके हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में। जैसे अगर मैं एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ूँ, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, कुछ इस तरीके से कि ये मेरा फर्स्ट कंप्यूटर है, ये मेरा सेकेंड कंप्यूटर है, ये मेरा थर्ड कंप्यूटर है, ये मेरा फोर्थ है। तो एक टोपोलॉजी हमने क्रिएट कर दी, ठीक है, एक टोपोलॉजी हमने क्रिएट कर दी। और टोपोलॉजी का मतलब है कि किस तरीके से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब टोपोलॉजी के
अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से तो आप जोड़ सकते हो। इसको देखने के 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, और वो 3 फैक्टर कहलाते हैं। नंबर 1 फॉल्ट टॉलरेंस, कि उसके अंदर एक गलती, एक फॉल्ट सहने की कितनी क्षमता है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगी तो कहीं भी अगर ब्रेकेज हुई तो सब कुछ खराब हो सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है जिसके अंदर फॉल्ट सहने की, या फिर अगर कुछ भी टूट जाता है तो वो सहने की क्षमता ज़्यादा हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है वो आती है इकोनॉमिक कंडीशन, कि कितना ज़्यादा उन तारों को डालने में इकोनॉमिक हमारे लिए बैठता है। क्या इकोनॉमिकबिलिटी जो है वो कम है, क्या इकोनॉमिक हमारे लिए ज़्यादा है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर चेक करनी होती है कि वो कितना इकोनॉमिक है हमारे लिए, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। सस्ता होना चाहिए, नॉर्मल रेट पे होना चाहिए। ज़्यादा महंगा हो गया तो फिर उसको यूज़ करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है स्केलेबिलिटी, कि अगर मैं कोई और कंप्यूटर जोड़ता हूँ इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी के अंदर तो वो कितना ज़्यादा स्केलेबल होगा, वो कितना ज़्यादा आसानी से एक और कंप्यूटर, एक और नोड या फिर एक और डेस्कटॉप या किसी भी चीज़ को, जो भी आप डिवाइस जोड़ना चाह रहे हो, उसको कितने आसानी से एक्सेप्ट करेगा और उसको कितनी आसानी से जोड़ेगा अपने नेटवर्क के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस, गलती सहने की क्षमता, फॉल्ट सहने की क्षमता, स्केलेबिलिटी, कितनी डिवाइसेस को मैं आपस में जोड़ सकता हूँ और कितनी आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इकोनॉमिकबिलिटी मतलब कितना ज़्यादा खर्चा कम मैं कर सकता हूँ उस टोपोलॉजी को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल टोपोलॉजी बनाई, इसका नाम होता है सीरीज टोपोलॉजी। अब सीरीज टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो सीरीज टोपोलॉजी के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस की क्षमता कितनी है। अगर एक के अंदर फॉल्ट हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही अलग हो जाएगा। अगर यहाँ फॉल्ट होता है तो ये नेटवर्क अलग हो जाएगा, ये नेटवर्क अलग हो जाएगा। तो फॉल्ट टॉलरेंस की क्षमता इसके अंदर कम है, ये ज़्यादा फॉल्ट नहीं सहन कर पाएगा। अगर एक फॉल्ट हुआ तो 2 नेटवर्क डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी है। इकोनॉमिकबिलिटी इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर अगर हम इकोनॉमिकबिलिटी की बात करें तो हाँ, बहुत आसानी से मैं एक तार और लगा के नया कंप्यूटर भी जोड़ सकता हूँ। तो ज़्यादा तार का यूज़ भी नहीं हो रहा, ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ भी नहीं हो रहा। तो स्केलेबिलिटी और इकोनॉमिक में तो ये ठीक है, लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस इसका कम है। और फॉल्ट टॉलरेंस जितना सबसे ज़्यादा जिसका होगा हम उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो एक थी सीरीज टोपोलॉजी ये वाली। साथ साथ स्क्रीन पे भी टोपोलॉजीज फ्लैश हो रही हैं, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने दिमाग में उतार सकते हो, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मस्त है यार, बहुत मज़े से सीख जाओगे। ठीक है, अगली टोपोलॉजी की बात करें तो वो होती है हमारे पास एक इस तरीके की टोपोलॉजी जो आपके घरों में चलती है, जहाँ पे ये आपका मेन कंप्यूटर होता है, उससे जुड़े हुए आपके बाकी के कंप्यूटर होते हैं। और आपने शायद ये टोपोलॉजी हर जगह देखी होगी। इवन आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में वाईफाई लगा हुआ है, तो एक वाईफाई से सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ये होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी का सब कुछ काफ़ी बढ़िया है, इसलिए मेनली हर जगह हमें स्टार टोपोलॉजी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका फॉल्ट टॉलरेंस, इसका जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर एक डिवाइस डिस्कनेक्ट होता है तो उससे बाकी डिवाइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक, अगर कोई भी नई चीज़ लेकर आनी है तो आप आराम से वाईफाई के माध्यम से या फिर आप आराम से एक ईथरनेट केबल के माध्यम से एक नए डिवाइस को कनेक्ट भी कर सकते हो, और जितने चाहो उतने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन कितने IP एड्रेसेस अवेलेबल हैं। उसके बारे में बात हम करेंगे लेयर नंबर 3 के अंदर आने वाले सेशंस में। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यार इसकी स्केलेबिलिटी भी अच्छी है, इसकी इकोनॉमिक भी है, और फॉल्ट टॉलरेंस तो इसका बहुत ही अच्छा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितना सही है स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करना। इसलिए हर जगह हमें स्टार टोपोलॉजी ही देखने को मिलती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगली टोपोलॉजी आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी, जिसमें एक मेन कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड होता है और उसके साथ यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब कुछ ना कुछ ये सीरीज टोपोलॉजी की तरह ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक अलग से केबल हमने दे रखी है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है एक तरीके से, कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक इसको नहीं कह सकते। बट हाँ, स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एक नया नोड ऐड करना आसान है, और फॉल्ट टॉलरेंस भी अच्छा हो गया, बिकॉज अगर एक के अंदर फॉल्ट होता है तो दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इस तरीके से हो जाता है। और क्योंकि ये बस की तरह दिखता है, जैसे आपके पास एक बस का कॉरिडोर होता है और सीट्स होती है, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
तो हमारे पास ये कुछ टोपोलॉजीज़ होती हैं जो होती हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनके ऊपर क्या किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है। जैसे इसके बाद एक टोपोलॉजी हमारे पास आती है जो कुछ ऐसी होती है 1, फिर यहाँ पर 2, उसी के साथ यहाँ पर एक और पीसी जुड़ा हुआ है 3, फिर एक और जुड़ा हुआ है 4 और ये जुड़ा हुआ है ऐसे। तो देख के ही पता लग रहा है कि एक रिंग, एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और रिंग टोपोलॉजी का मतलब है एक ऐसी टोपोलॉजी जो सर्कुलर फॉर्मेट में काम करती है। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर अगर फॉल्ट टॉलरेंस हुआ, एक तरफ से कनेक्शन कट गया, तो यहाँ पे ब्रेकेज नहीं हो रहा क्योंकि दूसरी तरफ से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर दो तरफ से फॉल्ट टॉलरेंस होता है तभी यहाँ पर जाकर के गड़बड़ हो सकती है। तो फॉल्ट टॉलरेंस भी इसका अच्छा है। स्केलेबल है या नहीं, स्केलेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि अगर आपको 5वां नोड ऐड करना है तो अंदर घुसाना पड़ेगा, 6ठा ऐड करना है तो फिर अंदर घुसाना पड़ेगा, और इतने ज़्यादा नोड्स अंदर घुसा के जब आप सर्कल बनाओगे तो फॉल्ट टॉलरेंस कम होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे एक नेटवर्क रिंग में बड़ा होता जा रहा है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि वो फॉल्ट कम सह पाएगा। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई फॉल्ट होने की, टॉलरेंस अपने आप कम हो जाएगा। मतलब एक फॉल्ट होने की अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो अपने आप उसकी फॉल्ट टॉलरेंस, इस पूरे सिस्टम का फॉल्ट टॉलरेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा तारें होंगी तो ज़्यादा टूटने का डर भी होगा। ठीक है, अब चाहे जितनी मर्जी अच्छी तारें यूज़ कर लो, एक ना एक बार उनको टूटना ज़रूर होता है। और इसीलिए हम लोग एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो मोस्टली बहुत टाइम तक चल जाए और टूटने से ज़्यादा नुकसान भी हमें ना हो। तो ये होती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास अलग अलग और तरीके की, जैसे कि हमारे पास आती है एक ट्री टोपोलॉजी, जहाँ पे एक डिवाइस 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है और उसमें नीचे वाला हर एक डिवाइस भी नए 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है। तो ये वाली जो टोपोलॉजी आप देख रहे हो, ये होती है हमारी ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी जो है ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी टोपोलॉजी है, बट इसका फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है। मान लो कि अगर मेरे को ये वाला डिवाइस निकालना है, ठीक है, या फिर इस वाले डिवाइस में फॉल्ट हो जाता है, तो ये वाला डिवाइस जैसे फॉल्ट करेगा, इसके नीचे का पूरा जो ट्री होगा, ठीक है, इसके नीचे का जो पूरा ट्री होगा वो पूरा ट्री डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसका फॉल्ट टॉलरेंस को कम नहीं कर पाएंगे, मतलब बढ़ा नहीं पाएंगे। इसका फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है और जिसकी वजह से इसका ये पूरा सिस्टम को हम कभी एज सच यूज़ नहीं करते। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता किसी भी नेटवर्क के अंदर, क्योंकि इनका फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। और इकोनॉमिक तो बिल्कुल कह सकते हो कि हाँ, एक एक आप जोड़ते जाओगे तो होता चला जाएगा। स्केलेबल भी है क्योंकि नीचे अगर कोई भी आपको नई चीज़ लगानी है तो आप नीचे करके लगा सकते हो, बट वही फॉल्ट टॉलरेंस कम है क्योंकि अगर आपको एक चीज़ यहाँ से हटानी पड़ जाए तो अब आप बेसिकली किस तरीके से कनेक्शन बनाओगे, क्या कनेक्शन होगा, पूरा ट्री नीचे का आपको रिकन्फिगर करना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत कम इसका फॉल्ट टॉलरेंस हो जाता है। तो होप सो समझ में आ गया होगा। और ऐसी कुछ टोपोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा और भी कुछ टोपोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जो यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होंगी। इनको आप देख सकते हो। मैश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, अलग अलग तरीके की और भी है। अपने अकॉर्डिंगली आपको जो समझ में जो सूट करता है वो आप एक नेटवर्क में डिज़ाइन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये एक छोटी सी बात हो गई टोपोलॉजी के ऊपर, जो कि फिजिकल लेयर के थ्रू कंट्रोल होता है। तो अब तक हमने 2 बातें देखी हैं, डेटा रेट यानी कि स्पीड, कितने स्पीड से डेटा आगे जाएगा, टोपोलॉजी किस तरीके से एक नेटवर्क को मैं बनाऊंगा। टोपोलॉजी के अंदर 3 फैक्टर्स हमने देखे, फॉल्ट टॉलरेंस, कितनी उसकी गलती सहने की या फिर एक नेटवर्क टूटने की क्षमता है उस पूरे सिस्टम की, उस पूरे टोपोलॉजी की, उसके अंदर एक नया कंप्यूटर ऐड करने में कितना पैसा लगेगा और कितना आसानी होगी एक नया कंप्यूटर ऐड करने में। तो स्केलेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिकेबिलिटी हमें देखनी है। होप सो ये चीज़ समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। 3rd नंबर पे हमारे पास चीज़ आती है जो ये कंट्रोल करता है, इसका ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है, अब ये ड्यूप्लेक्स मोड क्या होता है मेरे भाई? तो ड्यूप्लेक्स मोड का मतलब है कि किस तरीके से डेटा का आना जाना है, किस तरीके से डेटा का आदान प्रदान है, किस तरीके से डेटा जाएगा और कैसे आएगा। क्या मेरा डेटा जा सकता है और सामने से डेटा आ सकता है एक ही बार में, या फिर पहले मैं भेजूंगा फिर वेट करूंगा फिर सामने से आएगा। तो 2 तरीके के ड्यूप्लेक्स मोड होते हैं, एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स और एक होता है फुल ड्यूप्लेक्स। जो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है वो एक बार में डेटा को या तो ले जा सकता है या लेकर आ सकता है। एक
वन वे रोड की तरह। मतलब आप डेटा भेजोगे तो सामने वाला डेटा नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर उसने भी भेज दिया तो टक्कर हो जाएगी। एक ही ट्रेन की ट्रैक है, इधर से भी ट्रेन आ रही है, उधर से भी ट्रेन आ रही है, टक्कर हो जाएगी। एक ही ट्रैक है, यहाँ तो ट्रेन आएगी, यहाँ तो ट्रेन जाएगी, यहाँ तो डेटा जाएगा, यहाँ तो डेटा आएगा। इस तरीके से वो हाफ ड्यूप्लेक्स हमारा काम करता है। और हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा दोनों तरफ से आ जा सकता है, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम ही होगा, साइमल्टेनियसली नहीं भेज सकते। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। आपने देखा होगा वॉकी टॉकी पे जब बात हो रही थी, शायद अपने पार्टनर्स मूवी देखी होगी, जब सलमान खान और जो गोविंदा है बात करते हैं वॉकी टॉकी पे, तो आपने शायद सुना होगा कि वो बाद में हर डायलॉग के बाद ओवर बोलते हैं। ओवर से पता लगता है कि यार मेरी बात खत्म हो गई है, तू अब अपनी बात शुरू कर। और जब वो ओवर एंड आउट बोलते हैं तो पता लगता है कि हाँ, कम्युनिकेशन क्लोज हो चुका है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हाफ ड्यूप्लेक्स कनेक्शन फॉलो करता है वॉकी टॉकी। अब आपके ऊपर है कमेंट में बताना कि हाफ ड्यूप्लेक्स के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सोच के बताना, थोड़ा सा गूगल पर रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स के और एग्जाम्पल सोचना जहां पे डेटा यहाँ तो जा सकता है, यहाँ पे डेटा सिर्फ आ सकता है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। फुल ड्यूप्लेक्स ऑन दी अदर हैंड, आजकल के जितने भी राउटर्स, जितने भी डिवाइसेस है, वो फुल ड्यूप्लेक्स है, क्योंकि आप डेटा भेज भी सकते हो, ला भी सकते हो, और ये होता है टू वे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल है। इसी तरीके से आपका नेट चलता है। हाफ ड्यूप्लेक्स में अगर आप नेट चलाते तो शायद एक बार रिक्वेस्ट जा रही होती, एक बार रिस्पॉन्स आ रहा होता और नेट की स्पीड हो जाती स्लो। इसलिए फुल ड्यूप्लेक्स इंटरनेट जो फॉलो करता है वो फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइसेस पे करता है, और यहाँ पर फुल ड्यूप्लेक्स होने से हमें फ़ायदा मिल जाता है स्पीड का। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है ब्रॉडबैंड या बेस बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शायद सुना होगा 2017-18 से जब भी वाईफाई लगना शुरू हुए थे फाइबर ऑप्टिक वाले लोगों के घर, तो सब लोग बोला करते थे यार मेरे घर तो ब्रॉडबैंड है ना। और इवन अगर आप जाते हो गूगल की इवन आप जाते हो जियो की वेबसाइट पे, एयरटेल की वेबसाइट पे, तो उनके प्लान्स वाईफाई प्लान्स के नाम से ना होकर के ब्रॉडबैंड प्लान के नाम से है। तो ये ब्रॉडबैंड और बेसबैंड में फ़र्क क्या होता है? ऐसा क्या है कि ब्रॉडबैंड ही बोला जाता है वाईफाई को और बेसबैंड अलग चीज़ होती है? बेसिकली ब्रॉडबैंड क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स ना फॉलो करके एनालॉग सिग्नल्स को फॉलो करता है। एनालॉग यानी कि कुछ इस तरीके के सिग्नल्स को फॉलो करता है जो अलग अलग तरीके से मूव इन हो सकते हैं। बेसिकली अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ब्रॉडबैंड कुछ इस तरीके के सिग्नल्स को फॉलो करता है। ऊपर का मिटा देते हैं। तो ब्रॉडबैंड जो है हमारा कुछ इस तरीके की सिग्नलिंग फॉलो करता है, जहाँ पर अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ तो ये ऐसे 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 करके ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि इसे हम कहते हैं एनालॉग ग्राफ। ये होते हैं हमारे सिग्नल्स। लेकिन वहीं बेसबैंड की बात करें तो ये डिजिटल सिग्नल्स फॉलो करता है, यानी कि एक टाइम पे 1 0 1 0 इस तरीके से कनेक्शन जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 0 1 0 इस तरीके से कनेक्शन जा रहा है। लेकिन वहाँ पे सर्टेन वैल्यू जो रीच हो रही है वो सर्टेन वैल्यू ऐसे भी रीच हो रही है। मतलब आप देखो एक पॉइंट तो वैल्यू का यहाँ पे ये रीच हो रहा है, फिर वही पॉइंट यहाँ पे भी रीच हो रहा है, यहाँ भी रीच हो रहा है, यहाँ भी रीच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू है इसका और इस पॉइंट पे कुछ और वैल्यू है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि वर्टिकल में इसकी वैल्यूज़ बदलती ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ रह सकती है, 1 और 0। वहाँ पर कितनी वैल्यू है? अगर ये 1 है तो यहाँ पर ये 0.9 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, जिसकी मदद से एनालॉग सिग्नल्स को भेजना और एनालॉग सिग्नल्स का जो डेटा रेट है वो बढ़ जाता है। इसलिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू होता है और बेसबैंड जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू होता है, इसलिए थोड़ा स्लो होता है। तो डिजिटल सिग्नल्स हम लोग पहले भेजा करते थे और अब बेसबैंड को हमने बंद कर दिया है, इसलिए अब हम ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल्स को भेज करके अपना पूरा एक डेटा रेट बनाते हैं। तो एक सिंपल सी भाषा में समझे तो ब्रॉडबैंड बेसबैंड दो तरीके की चीज़ें होती हैं। ब्रॉडबैंड एनालॉग सिग्नल्स यानी कि डायरेक्ट ऐसे लहरों में जाने वाला सिस्टम फॉलो करता है। डिजिटल 1 0 1 0 1 0 फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड हो जाती है स्लो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 1 और 0 मिलते हैं। और एनालॉग में आपको मल्टीपल वैल्यूज़ मिल सकती हैं, माइनस में भी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, इसलिए एनालॉग सिग्नल्स आर बेटर। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी यहाँ पे। तो ये चीज़ कवर करने के बाद फिजिकल लेयर में और क्या क्या आता है? फिजिकल लेयर में हमारे पास आती हैं केबल्स, ठीक है। तो केबल्स के बारे में बात करें तो अलग अलग तरीके की केबल्स होती हैं हमारे पास होती है कैट केबल्स, हमारे पास होती है टी टाइप केबल्स, हमारे पास होती है
अलग अलग केबल्स जैसे कंसोल केबल, फिर हमारे पास होती है और भी केबल्स हमारे पास होती है जैसे कि स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेट थ्रू, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास होती है रोल ओवर केबल, फिर उसके बाद हमारे पास होती है क्रॉस ओवर केबल, राइट। और फिर हमारे पास अलग अलग तरीके की यहाँ केबल्स होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, यूएसबी केबल्स, ठीक है। तो ये जितनी भी केबल्स हैं ये सारी केबल्स अलग अलग नेटवर्किंग में यूज़ होती हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होती है। RJ45 कनेक्टर वाली जो आपने देखी होगी, जो आपके लैपटॉप में जो पिन होती है ईथरनेट की, वो ईथरनेट केबल्स होती हैं। उनमें भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, एक कुछ फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं। ब्लू कलर वाली अगर आपने देखी हो, ब्लैक कलर वाली वो स्लो होती हैं। येलो कलर की केबल अगर आपने देखी है तो वो फास्ट होती है ईथरनेट में। तो हर चीज़ अलग अलग केबल्स के थ्रू चलती हैं। हर केबल आपने देखा होगा दो तरीके की होती है। एक केबल तो ऐसी होती है जिसके अंदर डायरेक्टली तार डली हुई होती है, और एक केबल होती है जिसके अंदर शील्डिंग होती है, और इसके अंदर ताकि एक प्रोटेक्शन की लेयर बन पाए, और यहाँ पे तार होती हैं, ठीक है। तो ये वाली अगर आप देखोगे तो शील्डेड है ना, और ये वाली देखोगे तो ये अनशील्डेड है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली तार डली हुई है। तो ये अनशील्डेड केबल्स जो है इनका वेयर ऑफ टेयर ऑफ जल्दी हो जाता है, जल्दी कट पे टूट जाती है, जिसकी वजह से इसका इकोनॉमिक फैक्टर कम हो जाता है, और ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी में भी काम ज़्यादा नहीं आती। तो हम शील्डेड केबल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली सारी केबल्स हैं अलग अलग टाइप्स की। इनका जो लिंक है और इनके बारे में जो रीडिंग मटेरियल है वो आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ डिस्कशन करने वाली ज़्यादा बात है नहीं। जस्ट इतना समझना है कि हाँ अलग अलग केबल्स हैं और हर केबल की स्पीड वैरी करती है। कैट केबल्स के भी अपने कुछ वर्जन होते हैं, जैसे कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 7। तो ये सारे कुछ वर्जन्स हैं, और 7 का एक 7E होता है। तो जितना ज़्यादा हम कैट केबल्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा स्पीड हमें मिलती है। जैसे कि कैट 7 केबल्स हैं, ये वाले केबल्स 10 GB/s तक की स्पीड आपको दे सकती हैं। कैट 6 केबल्स आपको 1 Gbps तक की स्पीड दे सकती हैं। आपके घर में अगर राउटर लगता है तो वो राउटर अगर आप 100 Mbps 200 Mbps तक की स्पीड लेते हो तो वहाँ कैट 5 केबल्स, कैट 6 केबल्स लगाई जाती हैं। अगर आपको 1 Gbps का कनेक्शन चाहिए तो उसको हटा करके फिर नई केबल्स लगाई जाती हैं, सो दैट वो सपोर्ट करे 1 Gbps का कनेक्शन। तो स्पीड का काम केबल्स पे ही मोस्टली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की केबल्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल लेयर के अंदर जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है डिवाइसेस, ठीक है। और कौन कौन से डिवाइसेस? 2 तरीके के डिवाइसेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर होते हैं, और वो 2 डिवाइसेस हैं। नंबर 1 एक हमारा रिपीटर और दूसरा हमारा हब। तो रिपीटर क्या होता है भाई बहनों मेरे? रिपीटर एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं जब डेटा भेज रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने डेटा भेजा वो यहाँ जा कर के जब वीक हो गया तो मैंने यहाँ रिपीटर लगा दिया। यहाँ से मान लो मैंने बहुत सारा डेटा भेजा लेकिन वहाँ पे पहुँचा खाली एक ही डेटा, ठीक है, क्योंकि वो डेटा जा कर के वीक होता चला गया, और यहाँ से फिर 3 तरीके का ऐसे डेटा भेजा गया, वो फिर आगे जाकर वीक होता गया, और फिर एक और रिपीटर लगा दिया। तो इस तरीके से जो डेटा है वो आपका आगे जाता रहता है। जैसे जैसे आप डेटा भेजते हो वो डेटा अगर आगे जाकर के हीट डिसिपेशन या किसी भी वजह से, किसी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर की वजह से वीक हो जाता है, तो हम यहाँ पे रिपीटर लगा करके उसको एम्पलीफाई करके वापस से भेज सकते हैं। हब की अगर मैं बात करूँ तो हब सिंपल सा एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह होता है जो एक से लिखता है और सबको देता है। जैसे अगर मैंने इस एक मेन कंप्यूटर पे अपने एक हब लगा दिया, उस हब से मैंने 3 पीसी कनेक्ट कर दिए, तो ये तीनों पीसी का जो डेटा है, 1 अगर कोई डेटा मेन कंप्यूटर को भेजता है तो 1 जो आंसर देगा वो दोनों बाकी 2 और 3 को भी मिलेगा। इसी वजह से हब का इस्तेमाल ज़्यादातर साइबर कैफेज में प्रिंटर वगैरह लगाने के लिए होता है कि यहाँ पे मेन कंप्यूटर उससे प्रिंटर जुड़ा हुआ है, प्रिंटर से हब जुड़ा हुआ है, और वो हब से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो कोई भी बंदा कहीं भी बैठ किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कमांड भेजता है तो मेन प्रिंटर से प्रिंट निकल के आ जाता है। तो हब का काम सिर्फ इतना है कि भाई आंसर सबको देना है, क्वेश्चन एक से लेना है, मतलब मस्त आराम से डेटा शेयर करवाता है। थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न भी आता है अगर आप इसको नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हो, इसलिए इसका स्मार्टर वर्जन जो है स्विच वो यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हब का काम है एक से लूँगा सबको दूंगा, ठीक है। तो एक से लेकर के सबको देने वाला है
हब। और ये सारे एक्सटेंशन बोर्ड्स और जो भी आप USB हब्स देखते हो ये सब हब होते हैं। और नॉर्मली हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये दो तरीके के डिवाइसेस यहाँ कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात थी फिजिकल लेयर के अंदर, जो यहाँ पर संभालती है कि डेटा किस तरीके से यूज़ होगा, डेटा की स्पीड क्या होगी और डेटा के अंदर किस तरीके से वैल्यूज़ जाने वाली हैं, डेटा किस तरीके से काम करेगा, एनालॉग सिग्नल्स भी चलेगा, डिजिटल सिग्नल्स भी चलेगा, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होने वाली है, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करने वाला हमारा फिजिकल लेयर है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद अब हम मूव करेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा डेटा लिंक लेयर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ जिनको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड टेक केयर। जय हिंद।